The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। क्या है शो में आज खास? देश को किन बातों के बारे में जरूर जानना चाहिए? सबसे पहले बताएंगे अंडमान के उस कबीले की बात जहां संक्रमण पहुंच गया। आप कहेंगे कबीला है, पहुंच गया तो क्या? हम कहेंगे इस कबीले में सिर्फ 60 लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों की बात करेंगे, एक मुहर्रम से जुड़ा और दूसरा कोरोनिल दवा से जुड़ा। बड़ी खबर में बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की उस बैठक की जो आज हुई। ये जानना आपके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे को लेकर अभी झगड़ा क्यों है और इससे आप सीधे तौर पर कैसे प्रभावित हो रहे हैं। आखिर में बात करेंगे नीट जेईई परीक्षा की तिथियों पर मचे घमासान की, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना फाइनल फैसला लगभग बता दिया है। पर सबसे पहले शो में दिन का वीडियो। ये वीडियो यूपी के कन्नौज का है। इन दोनों की गलती क्या है? इन्होंने प्रेम किया। महिला के पति कुछ बरस पहले गुजर गए। गांव में रहने वाले एक दिव्यांग युवक से उनकी दोस्ती हो गई। 25 अगस्त की रात दोनों मिले। सुबह गांव वालों ने देखा तो कंगारू कोर्ट लग गई। कुछ लड़कों ने इनका सर मुड़ाकर पूरे गांव में घुमाया, तमाशा बनाया। बच्चे बूढ़े सब देखते रहे, कोई इन्हें रोकने के लिए सामने नहीं आया। वीडियो वायरल हुआ तो इस मामले में कन्नौज के डीएम और एसपी उन्होंने प्रेमी युगल से मुलाकात की, मामले की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बहुत आसान है अफगानिस्तान में तालिबान की हरकत पर उंगली उठाना, लेकिन कभी कभी हमारे देश को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। एक आदमी और औरत अगर अपनी मर्जी से साथ हैं तो किसी को कोई अधिकार नहीं है उनके साथ इस तरह की हरकत करने का। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना संक्रमण के 75,760 नए मामले सामने आए। 1,023 लोगों की मौत हो गई। 56,013 लोग ठीक भी हुए। कुल मामले 33,10,234। कुल मौतें 60,472। ठीक हुए मरीजों की संख्या 25,23,771। एक अपडेट और है इससे जुड़ा। यूपी की योगी कैबिनेट में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। आज एक बेहद परेशान करने वाली खबर आई, ये भी कोविड-19 से जुड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर रहने वाले ग्रेट अंडमानीज कबीले के 5 लोगों को ये संक्रमण हो गया है। इस कबीले की आबादी सिर्फ 50 से 60 है। ये सभी स्ट्रेट आइलैंड नाम के द्वीप पर रहते हैं जो उत्तर और मध्य अंडमान जिले में आता है। केंद्र ने इस कबीले को पीवीटीजी माना है। ये पीवीटीजी क्या होता है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, माने ऐसा आदिवासी समूह जिसके लुप्त होने की आशंका बहुत ज्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आदिवासी जल्द स्वस्थ हों। अगली सुर्खी समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम की अनुमति देने से, जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इससे अव्यवस्था फैलेगी और नतीजतन एक समुदाय को कोरोना वायरस फैलाने के लिए निशाने पर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने लखनऊ के शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी से कहा कि वो अपनी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ले जाएं, जहां लखनऊ में जुलूस निकालने की स्पेसिफिक अनुमति का जिक्र हो। पूरे देश के लिए जनरल ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। समुदाय को निशाने पर लेने वाली बात ने बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच की उस टिप्पणी की याद दिला दी जिसमें कहा गया था कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई भारतीय मुसलमानों को परोक्ष चेतावनी थी। चेतावनी वाली बात सीएए विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो याचिका भी खारिज कर दी जिसमें पतंजलि को कोरोनिल नाम के इस्तेमाल से रोकने की बात कही गई थी। चेन्नई की अरुद्र इंजीनियर्स नाम की कंपनी ने इस बाबत मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी
वहां राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कंपनी का दावा है कि कोरोनिल नाम पर उनके पास 1993 से ट्रेडमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस समय अगर कोरोनिल नाम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया तो प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। हम सभी किसी न किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं। अगर आपकी राज्य सरकार कई महीनों से कर्मचारियों को तनख्वाह न दे या फिर बिजली पानी के बिल बढ़ा दे या सड़क नाली समय से ठीक न करवाए तो जाहिर है कि हम सरकार को दोष देंगे। लेकिन अगर आपकी राज्य सरकार इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दोष दे तो क्या? ऐसा ही हो रहा है। राज्य कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा तो तनख्वाह कैसे दें। और फिर बात सामने आती है जीएसटी को लेकर झगड़े की। जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स वाली वो व्यवस्था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण बताते हैं। लेकिन अब इसी जीएसटी को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच झगड़ा हो रहा है। आप इस खबर को अर्थव्यवस्था के पन्ने की खबर समझकर मत छोड़िए, इस झगड़े को समझिए ताकि आपको ये पता रहे कि हम पर और आप पर इस खबर का जो सीधा असर पड़ रहा है उसके लिए कौन कौन से पक्ष और कितने जिम्मेदार हैं। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं पूरे मामले को। एक घर में बुजुर्ग मुखिया हैं, उनके 5 बेटे हैं, कोई कम तो कोई ज्यादा, सब कमाते हैं, अपने हिसाब से खर्च करते थे। लेकिन पिता ने कहा कि मैं मुखिया हूं तो आप जो भी कमाएं वो मुझे दें और फिर मैं आपको आपकी कमाई और जरूरत के हिसाब से पैसे दूंगा। बेटों ने मान लिया, लेकिन इस व्यवस्था में सब कुछ सही तरह से चला नहीं। कुछ दिन बाद मुखिया ने बेटों के खर्चों में कटौती कर दी, खर्च टाइम पर देना भी बंद कर दिया। अब बेटों को खर्च कम मिलने लगा तो उन्हें जरूरतें पूरी करने में दिक्कतें आने लगी। बच्चों की पढ़ाई, नया सामान, सब प्लान अटक गए और ऐसे में शुरू हुआ परिवार में झगड़ा। अब इस कहानी में परिवार को देश मान लें, मुखिया की जगह केंद्र सरकार रख दें और बेटों को राज्य का नाम दे दें तो जीएसटी को लेकर भी इनका झगड़ा वैसा ही है। कई राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमें तो केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा, हम कहां से खर्च चलाएं। पंजाब ने कहा कि 4 महीने की जीएसटी कमाई बकाया होने का मतलब है कि राज्य अपने 2 महीनों के बिल और सैलरी नहीं चुका सकता। केरल ने संघीय ढांचे के उल्लंघन की बात कही। इस मुद्दे पर बुधवार को सोनिया गांधी ने भी गैर बीजेपी सरकारों के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ बात की थी। इस सब झगड़ों के बीच आज जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हुई। जीएसटी काउंसिल मतलब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक। बैठक के बाद देश की वित्त मंत्री देश को संबोधित कर रही थी। सुनिए। We very clearly said in both the options, for reasons which we mentioned during the meeting, that we shall facilitate talking to the Reserve Bank and getting it at a GSEC proportionate number of years linked rate for all the states so that each state doesn't have to go running for the loan and face different situations and in the process the bond yields or the loans are given at a higher rate of interest, meaning the yields should not be too hardened. So we said we'll facilitate it, but the borrowing can be done in the name of the states and all states roughly can get the same rate of interest and so on. So the states have asked us to put both the options in some kind of a detailed note and share it with them today or tomorrow and give them 7 full working days, after which they will come back to say how they want to go ahead. It may mean that we have a very brief GST meeting again of the council, or with the responses coming from the states, we'll take a call. अब आपको इस झगड़े की पूरी कहानी समझाते हैं। जुलाई 2017 से वन नेशन वन टैक्स वाली अवधारणा पर जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में इसे कहते हैं वस्तु और सेवा कर। पहले एक्साइज ड्यूटी, वैट जैसे 17 टैक्स अलग अलग राज्य और केंद्र सरकारें लगाती थी, उन सबको मिलाकर एक जीएसटी कर दिया गया। मोदी सरकार ने इसके बाद खुद की खूब पीठ थपथपाई। इस जीएसटी में राज्यों के लिए क्या है? जो पहले वो अपने टैक्स से कमाई करते थे, वो जीएसटी के जरिए उन्हें कैसे मिलेगा? इसके लिए जीएसटी को 3 तरह से बांटा गया: आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, जब सामान एक राज्य में बनकर दूसरे राज्य में बिकता है, यानी अंतरराज्यीय कारोबार होता है, तो आईजीएसटी लगता है। ये टैक्स का पैसा केंद्र के पास आता है। लेकिन अगर एक राज्य में चीज बनी है और उसी राज्य में बिक गई,
तो फिर दूसरा जीएसटी आता है जिसको बोलते हैं एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, और सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। अगर कुल जीएसटी 18% है तो 9% स्टेट जीएसटी और 9% सेंट्रल जीएसटी लगता है। एसजीएसटी राज्यों के पास जाता है, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल वाला केंद्र के पास आता है। अब इस वर्गीकरण के हिसाब से राज्यों का जीएसटी में हिस्सा तय कर दिया गया, लेकिन राज्यों को एक चिंता और थी। जीएसटी एक डेस्टिनेशन टेस्ट है, यानी सेवा या वस्तु जहां बिकेगी वहां टैक्स लगेगा, कहां उत्पादन हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्य हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और फिर ऑब्जेक्ट किया कि हमें हमारी आय में घाटा हो जाएगा। हम एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, हमारे यहाँ चीजें बनती हैं, दूसरे राज्यों में जाकर उनकी खपत होती है, उन राज्यों को टैक्स मिलेगा, हमें तो नहीं मिलेगा। इन चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र ने एक व्यवस्था दी, जीएसटी कंपनसेशन या मुआवजा। ये व्यवस्था 5 साल के लिए थी। क्या है ये जीएसटी कंपनसेशन? अगर राज्यों के टैक्स में गिरावट होती है तो उसका भुगतान केंद्र करेगा और इसे 14% की दर से हर साल बढ़ाया जाएगा। इस कंपनसेशनल का पैसा कहां से आएगा कंपनसेशन का? इसके लिए उस वक्त के वित्त मंत्रालय ने जीएसटी कंपनसेशन सेस की व्यवस्था की। एक अलग से कंपनसेशन फंड भी बनाया गया था। तो आप कहेंगे कि जब व्यवस्था बना दी गई तो दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है जीएसटी कंपनसेशन में रुकावट से। यूं समझिए कि आपको एक मुआवजा मिलना है, किसी भरोसे के व्यक्ति ने कहा कि मुआवजा मिलेगा, इसके लिए सब नियम कानून तय हो गए, लेकिन अब आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है। राज्यों का भी यही हाल है। केंद्र सरकार ने 2017-18 में 41,146 करोड़ रुपए राज्यों को दिए। अगले साल यानी कि 2018-19 में यह रकम बढ़ के हो गई 69,275 करोड़ रुपए। अब राज्यों को 2019-20 के कंपनसेशन की व्यवस्था थी, वेट था, लेकिन यह व्यवस्था बिगड़ने लगी। हम जानते हैं कि पिछले साल के अक्टूबर महीने से ही केंद्र ने कंपनसेशन फंड की जो राशि थी वो राज्यों को देने में देरी शुरू कर दी। कितनी देरी शुरू कर दी? यूं समझिए कि इस साल जो पैसा मार्च में दिया जाना था, मार्च के अंत में, वो जुलाई के आखिर में जाकर रिलीज किया गया। 2019-20 का कुल जीएसटी कंपनसेशन केंद्र सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपए दिया, पर देरी से दिया। बात सिर्फ देरी की है क्या? नहीं, असली झगड़ा पूरा कंपनसेशन फंड देने का है। हमने आपको बताया था राज्यों की कमाई में जितना घाटा होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार जीएसटी कंपनसेशन से करेगी, लेकिन कोरोना है, लॉकडाउन है, अर्थव्यवस्था ठप है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून तक की जो पहली तिमाही है इस वित्त वर्ष की, इसमें जीएसटी से कमाई में 41% की गिरावट आई है। इसका मतलब है कि केंद्र की कमाई में गिरावट और राज्यों की कमाई में भी गिरावट। पर राज्य कह रहे हैं कि बात यह हुई थी कि जो घाटा हमारी आमदनी में होगा वो केंद्र देगा। इस हिसाब से अगर राज्यों का घाटा केंद्र सरकार देती है तो मोटा माटी अनुमान है कि उसे 3 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 2019-20 में हर महीने के हिसाब से केंद्र ने राज्यों को 13,775 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इस वित्त वर्ष में हर महीने 26,000 करोड़ रुपए देने हैं। अब पहले से करार है, लेकिन मोदी सरकार ये पैसा दे नहीं रही। क्यों? जवाब मिला कि पैसा है नहीं देने के लिए। ये बात खुद नरेंद्र मोदी सरकार ने कही। सरकार के मुताबिक करार है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से कंपनसेशन यानी कि मुआवजा दिया जाता है। अब वो पैसा ही इकट्ठा नहीं हुआ तो कहां से दिया जाए? लेकिन राज्य केंद्र के इस तर्क से सहमत नहीं। वो राज्य भी सहमत नहीं जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार है। मसलन बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपनसेशन तो केंद्र को देना ही चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो कहीं से उधार लेकर दें। लेकिन केंद्र सरकार दलील दे रहा है कि उधार हम क्यों लें, आप ही ले लो, क्योंकि उधार खाते से तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की हालत का अंदाजा लगता भी है, बनता भी है, बिगड़ता भी है। इसलिए केंद्र सरकार इससे बच रही है। एक दलील और है कि हम अपनी कमाई का 42% तो राज्यों पर खर्च करते ही हैं, अलग से उधार क्यों लें। खबरें हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की भी इस मसले पर राय मांगी और उन्होंने भी कहा कि राज्यों को पैसा देना पड़ेगा। अब किसमें कौन कितना सही है ये आपके सामने है। हमने तथ्य रख दिए, अब कुछ विशेषज्ञों को भी सुन लीजिए। ये देखिए, जो सेंटर का रुख है कि जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट्स हैं वो मेंटेन किए जाएं और उनको मेंटेन करते हुए जो भी टैक्स कलेक्शंस हैं उनमें कॉम्पनसेशन स्टेट्स को प्रोवाइड की जाए। ये भी देखा जाए कि जब उन्होंने कॉम्पनसेशन प्रॉमिस की थी जीएसटी को लागू करते हुए, वो तब कहा था कि जो भी स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस होगा उसके अंदर वो कॉम्पनसेशन उन्हें देंगे।
उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है और उसकी वजह से लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है उसको भी वो कॉम्पनसेट करेंगे। उसके लिए सेंटर कह रही है कि अगर आपको ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है और आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिल पा रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, उसके लिए आप मार्केट से जाकर के बोरोइंग कर लीजिए, जिसके लिए इस बार की जीएसटी काउंसिल में भी उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं जिनमें स्टेट्स चूज कर सकती हैं 7 दिन के अंदर अंदर कौन सा ऑप्शन उन्हें चूज करना है कि वो आरबीआई से बोरो करें या सेंटर उन्हें बोरोइंग दिलाए। हम एक परिवार की तरह फेडरल सिस्टम में बंधे हैं। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर किसी राज्य में किसी कर्मचारी को वक्त पर वेतन नहीं मिल रहा तो चिंता केंद्र सरकार की भी है। कोरोना के चलते दुनिया के हर देश में अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। हमारे देश की हालत तो और भी ज्यादा खराब हुई, लेकिन ऐसी हालत में उम्मीद है कि राज्य और केंद्र मिलकर अपना झगड़ा सुलझाएं ताकि जनता को कम से कम नुकसान उठाना पड़े। अब बात नीट और जेई परीक्षाओं की तिथि पर मचे घमासान की। 1 से 6 सितंबर को जेई मेंस का एग्जाम होना है और 13 सितंबर को नीट का। इस एग्जाम में जो पास होंगे वही भविष्य में चलकर इस देश के डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। अनुमान है कि कुल मिलाकर 25 लाख बच्चे हैं जो इन एंट्रेंस एग्जाम में भागीदारी करेंगे। जाहिर सी बात है कि बच्चों और अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इसमें से एक समूह ये कह रहा है कि बाढ़ और महामारी के चलते परीक्षा की तारीख आगे बढ़ जाए। दूसरा पक्ष सरकार का है जो कह रही है कि बच्चे तो लगातार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो परीक्षा देना चाहते हैं। इन सब के बीच हमने आपको बताया था 26 अगस्त को कि विपक्षी पार्टियां और 7 राज्यों के मुख्यमंत्री वो एकजुट होकर परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के विकल्प पर भी बात हो रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये मुद्दा धीरे धीरे भाजपा या केंद्र सरकार बनाम विपक्ष का बनता जा रहा है। हालांकि कुछ इससे इतर भी सुझाव है। मसलन तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कहा कि इस वक्त परीक्षा करवाने से छात्रों में संक्रमण का खतरा रहेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही एक पत्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखा। अभिनेता और नेता कमल हासन ने भी ट्वीट करके परीक्षाएं आगे बढ़ाने की मांग की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन ही कर दिया। मांग वही, परीक्षा आगे बढ़ा दीजिए। अब तक हम ट्विटर पर परीक्षा आगे बढ़ाने वाला ट्रेंड देख रहे थे। अब परीक्षा करवाने के समर्थकों ने भी अपना जवाब मुखर रूप से दिया है। एक चिट्ठी की शक्ल में यह जवाब आया है। देश भर के विश्वविद्यालयों से तकरीबन 150 एकेडमिशियंस ने, शिक्षाविदों ने, इसमें विदेश के शिक्षाविद भी हैं जो भारत से जुड़े हैं, उन्होंने 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। कहा कि परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। पत्र लिखने वालों ने परीक्षा आगे बढ़ाने वालों के लिए कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो पक्ष विपक्ष की बात हो गई। केंद्र का क्या कहना है? 99% छात्रों को उनकी पसंद का केंद्र दिया गया। 26 अगस्त तक जेईई मेंस के लिए सिर्फ 232 छात्रों ने परीक्षा केंद्र वाला शहर बदलने का आग्रह किया, जिस पर विचार किया जा रहा है। इन सारे एग्जाम्स को करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। उसका कहना है कि जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं, सीटिंग प्लान भी बदल रहे हैं। पहले एक कमरे में जितने छात्रों को बिठाने की व्यवस्था थी अब उससे कम को बिठाया जाएगा। छोटे छोटे समूह में प्रवेश दिया जाएगा ताकि जब वो वापस जाएं या एग्ज़ाम दें तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन हो सके। यानी कि एजेंसी तैयारी में जुटी है। अब इसकी पॉलिटिक्स, उसमें क्या नया अपडेट है? इन आश्वासनों से कांग्रेस खुश नहीं है। पार्टी के एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन अपने 8 साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। मांग की कि नीट जेईई परीक्षा आगे बढ़े ही, साथ में देश के विश्वविद्यालयों की भी परीक्षा महामारी के चलते अभी ना हो। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके सवाल पूछा कि क्या मोदी सरकार गारंटी दे सकती है कि परीक्षाओं के दौरान किसी छात्र या फैकल्टी को संक्रमण नहीं होगा। बयान दूसरी तरफ से भी आए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में इस साल 19,000 बच्चों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी। किसी को भी कोविड नहीं हुआ क्योंकि हमने सावधानी बरती। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने भी 26 अगस्त को बयान दिया था कि कुछ निहित स्वार्थों वाले लोग हैं जो परीक्षाएं टालने में लगे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कर्नाटक ने 1,94,000 बच्चों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करवाया था। इसमें 63 कोविड पॉजिटिव बच्चे भी थे जो अच्छी रैंक से पास हुए। वैसे बयानों से इतर आपको बता दें कि नीट और जेईई की परीक्षाएं देने वालों की संख्या 25 लाख से ज़्यादा है। ये सिर्फ छात्रों की संख्या है
जब छात्र एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके साथ अभिभावक भी होते हैं कई मामलों में, ज़्यादातर मामलों में। तो आप देखें कि ये संख्या कितनी बड़ी होगी। यहाँ मोबिलिटी, एक जगह जुटना, उस जगह पर परीक्षाओं का इंतज़ाम, इन सब का संकट तो है ही। जब लल्लन टॉप ने कई छात्रों से बात की तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात कही कि हमें 200, 300, 400 किलोमीटर दूर सेंटर मिला है, हम कैसे जा पाएंगे। और कई छात्रों ने बाढ़ की बात भी कही। एक छात्र ने दिलचस्प टिप्पणी की कि हमने ज़िंदगी भर अपने हाथ में कलम पकड़कर लिखना सीखा है, वहाँ कोविड के चलते हमसे ग्लव्स पकड़ के फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करने की उम्मीद की जा रही है। कुछ छात्रों ने कहा कि हमें अस्थमा की तकलीफ़ है, हम लगातार वहीं पर दिया गया मास्क कैसे पहन सकते हैं। तो कई जेन्युइन कंसर्न भी सामने आए बातचीत में। इन छात्रों ने ये उम्मीद भी जताई कि सरकार हमारी सुनेगी। अब सरकार के कुछ और नुमाइंदों की बात बता देते हैं आपको। बिहार सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जय कुमार सिंह। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करेगी। ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बिहार बाढ़ की चपेट में है, पूर्वोत्तर के कई राज्य भी। वैसे बिहार से एक और अपडेट है, वहाँ के सांसद हैं और केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा मंत्री जी ने कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का एक साल हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ये सब बयान और दोपहर बाद एक खबर कि शिक्षा मंत्रालय के सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में नीट जेईई की बैठक, एक तैयारी से संबंधित बैठक थी, उसमें हिस्सा लेने गए। फिर वो लौटे। फिर अपडेट आया कि नीट जेईई परीक्षाओं की तिथियों पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ये तय कर लिया है कि एग्ज़ाम होंगे और सरकार, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी सावधानी के साथ इसको करवाएगी। लल्लन टॉप शो में हमेशा की तरह आखिरी में कविता। आज की कविता यतीन्द्र मिश्र की लिखी। कभी बाजार में खड़े होकर बाजार के खिलाफ देखो, उन चीज़ों के खिलाफ जिन्हें पाने के लिए आए हो इस तरफ। ज़रूरतों की गठरी कंधे से उतार देखो, कोने में खड़े होकर नकली चमक से सजा तमाशाए असबाब देखो। बाजार आए हो तो कुछ लेकर ही जाना है, सब कुछ पाने की हड़बड़ी के खिलाफ देखो। डंडी मारने वाले का हिसाब और उधार देखो। चैन खरीद सको तो खरीद लो, बेबसी बेच पाओ तो बेच डालो। किसी की खैर में न सही, अपने लिए ही लेकर हाथ में जलती एक मशाल देखो। कभी बाजार में खड़े होकर बाजार के खिलाफ देखो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपको कविताएं पसंद हैं तो इंस्टाग्राम पर लल्लन टॉप के मंच लटक पर जाइए, कविताएं पढ़िए, सुनिए। और यदि आप खुद भी कविता पढ़ते हैं, कहते हैं, तो वो भी ज़रूर भेजिए। शुक्रिया।